Marlene, recording is started. Now ठीक है। you can start. ओके। तो जैसा कि अब हमने स्टार्ट करना है हमारा जो पेनावर्सिटी में गिटहब की रिपॉजिटरी है सर्जिया की। ठीक है, अब हमने इसमें आना है लर्न एजेंटिक एआई। इसमें हमने जाना है 01 एआई एजेंट फर्स्ट। अच्छा, जब हम एजेंट फर्स्ट पे आते हैं तो हमारे पास इधर चीजें ओपन हो जाती हैं जिसमें स्वाम यूवी ओपन राउटर ये सारे, और ये हमारा सिलेबस है जिससे हमें कवर करना होगा। और जो फ्यूचर में हमारा टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और पासिंग मार्क्स आपको पता है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इन्होंने कि आपके कितने कम से कम आने चाहिए, बट एटलीस्ट 70 होने जरूरी है, 70+, ताकि आपकी थोड़ी अगर मुनासिब तैयारी है तो 70 मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है। और इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल कम है लेकिन थ्योरी ज्यादा है। और क्योंकि मैंने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया हुआ है, तो उसमें जब मैंने देखा तो हर टॉपिक्स में से थ्योरी आ रही है। स्वाम में से, यूवी में से, ओपन राउटर, इन सब में से। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं यहाँ पे गवर्नर हाउस में। लेकिन ये है कि इससे मुझे आइडिया हो गया है कि पेपर आपका कैसा होने वाला है। तो पहले तो हमने थ्योरी बिल्कुल लाइटली ली थी इसमें, लेकिन अब हमने थ्योरी भी देखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं शाम से। ठीक है, ये सर जया की रिपॉजिटरी का है। ये हमने रीड कर लेना है। ठीक है, ये पूरा जिसकी अच्छी इंग्लिश है वो रीड कर ले और समझ ले। ठीक है, तो हम अपनी आसानी के लिए नोट्स का सहारा लेंगे जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। किधर गया? एक सेकंड। सही है, ये वाला है। अच्छा, आप लोग में से किसी को ये क्लियर है कि स्वाम क्या है? कोई आइडिया? क्योंकि ये हमारे पास कोर्स में मौजूद है। तो चलें हम इसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, स्वाम एंड एसडीके डिजाइन पैटर्न। ठीक है, स्वाम क्या है? स्वाम ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है। सही है, जिसमें मल्टीपल एजेंट्स को आसानी से मैनेज और कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ठीक है, अब एजेंट क्या है? ये एक, समझो, जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो कि स्पेसिफिक काम करती है। ठीक है, एक होता है नेचुरल इंटेलिजेंस, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन कर रहा है अपने दिमाग से, और अगर ह्यूमन कोई मशीन बना देता है, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल हो गई। चाहिए अब उसमें जो हमने इंटेलिजेंस इंस्टॉल की है वो सब आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी एक मशीन को जो चला रहा है, वो होता है एजेंट। एजेंट क्या है? जो ह्यूमन के बिहाफ पे काम कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, चीजें मैनेज कर रहा है, तो वो है एजेंट। ठीक है, तो एजेंट क्या होता है कि जो स्पेसिफिक काम करता है। और हर एजेंट का अपना एक रोल होता है। बिल्कुल अपना रोल होता है, वो स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, जो अपना काम खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक एजेंट है जो बिल हैंडल करता है। एक एजेंट है जो कस्टमर क्यूरीज हैंडल करता है। ठीक है, कोई एजेंट है जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए होता है। इस तरह हर एजेंट की जो सलाहियत है वो एक स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि एक एजेंट है वो दुनिया के हर काम के लिए आपके लिए जो है ना आपको सर्विस देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हर एजेंट का रोल स्पेसिफाइड होगा, वो उसी काम के लिए बना होगा, वही काम परफॉर्म करेगा। अगर आप उसको कोई और टास्क देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हैंड ऑफ। अच्छा, अब जो हम ये कर रहे हैं ये सब रिपॉजिटरी में मौजूद है। यहाँ पे हैंड ऑफ, एजेंट्स, ये सब इधर मौजूद है। देखिए ये एजेंट्स। ठीक है, अब ये सारा लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं। फ्री हैंड ऑफ। ठीक है, तो ये हम वही कर रहे हैं।
हैंड ऑफ, हैंड ऑफ क्या है? अच्छा, ये हैंड्स ऑफ नहीं, हैंड ऑफ, ये स्पेलिंग है इसकी। जब एक एजेंट काम नहीं कर सकता तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे एजेंट को काम फॉरवर्ड कर देता है। सही। अब एक एजेंट है जो कि बिल्स हैंडल करता है, ओके, और आप जो है ना कस्टमर की क्यूरीज लाके उसको दे देते हैं, तो वो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी डोमेन है ही नहीं, वो उसका स्कोप ही नहीं है। तो वो क्या करेगा कि जो एजेंट बिल हैंडल करता है वो काम को दे देगा किसे? उस एजेंट के पास जो कि कस्टमर क्यूरीज को हैंडल करता है। तो इसको कहते हैं हम हैंड ऑफ, यानी अपने काम को आप किसी को डेलीगेट कर देते हैं। जैसे कोई सीनियर है, उसके पास प्रोजेक्ट आया, अब वो हर काम वो खुद नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा और हर काम इस एक किसको दे देगा जो उस पर्टिकुलर चीज पे एक्सपर्ट है। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, वो काम उसको दे देगा। ठीक है, कोई मार्केटिंग अच्छी कर सकता है, तब कस्टमर के पास जा सकता है, उससे अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है, उसको काम दे देगा। कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट होगा तो जो अकाउंट से रिलेटेड टास्क होगा वो उसको दे देगा। ठीक है, तो हैंड ऑफ यही होता है कि आप जो है ना, जो काम आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी और को दे देते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट है। ये है हैंड्स ऑफ, हैंड ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कस्टमर सर्विस में अगर एक एजेंट को टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल सपोर्ट एक्सपर्ट एजेंट को अपना काम डेलीगेट कर देगा, यानी हैंड ऑफ कर देगा। इसी तरह जनरल एजेंट है, जनरल एजेंट किसी यूजर का सवाल, जनरल एजेंट के पास आता है बिलिंग का क्वेश्चन, ठीक है, बिलिंग से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, बिलिंग एजेंट को वो काम दे देगा। बार दफा होता है ना कि हम रिसेप्शन पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ हमें ये काम है, तो वो आपको उस डिपार्टमेंट की तरफ भेज देता है, रिसेप्शनिस्ट। वो वो आपके काम सॉल्व नहीं करता लेकिन आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में बता देगा, गाइड कर देगा। वो ये काम करता है हैंड ऑफ। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है एजेंट और हैंड ऑफ दोनों का? इसमें कि हर एजेंट एक्सपर्ट होता है अपने काम में। ठीक है, और सिस्टम सिंपल, और इससे सिस्टम जो है ना फास्ट भी हो जाता है, एफिशिएंट भी हो जाता है, क्योंकि अब जो काम के लिए जो एजेंट एक्सपर्ट है वो करेगा तो आप रिलायबल भी होगा। अगर आप ऐसे एजेंट को कोई काम दे देते हैं जो उसकी डोमेन है ही नहीं, और या उसको नॉलेज ही नहीं है, उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो काम आपका सही होगा ही नहीं, आप उससे कैसे करवाओगे वो काम? ठीक है, अब जैसे हम लोग हैं, हमें जहाज बनाना नहीं आता, तो अब अगर कोई हमें कह दे कि बनाओ तो हम क्या बना के देंगे उसको? तो फिर तो उसमें बैठने वालों पे तो अल्लाह ही हाफिज हो गया। ठीक है, मल्टी एजेंट सिस्टम इससे बन जाता है, इससे स्पेसिफिक होता है। और जैसे एक वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसमें कई एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऑलमोस्ट 25-30 से ज्यादा एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं एक एक वेबसाइट में, जो कि अच्छी बड़ी वेबसाइट हो। अब है ओपन एआई एजेंट एसडीके, प्रोडक्शन वर्जन ऑफ स्वाम। अच्छा, अब स्वाम क्या है? स्वाम के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करके एआई ने एजेंट एसडीके लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि ज्यादा स्टेबल है और पावरफुल है। तो स्वाम का एडवांस वर्जन है, क्या है स्वाम का एडवांस वर्जन? एजेंट, ओपन एआई का एजेंट एसडीके, ये प्रोडक्शन लेवल पे है। इसके की फीचर्स क्या होंगे? मल्टीपल एजेंट्स को आपस में कोलैबोरेशन करने देता है। पहले तो हम सिंगल एजेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, हर अब आपके पास बहुत सारे एजेंट्स हैं लेकिन उनको आपस में कोलैबोरेशन भी तो करवानी है। ठीक है, तो ये इसका जो है ना बड़ा बेनिफिट है और इसका एक फीचर भी है। अब हम एक चार्ट की सूरत में देखते हैं कि सॉम वर्सेस ओपन एआई के जो की डिफरेंसेस क्या है। स्टेज, जो सॉम है वो एक्सपेरिमेंटल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज के लिए, और जो ओपन एआई है वो एडवांस है और प्रोडक्शन लेवल पर है। ठीक है, ये दोनों स्वाम है एक तरह से, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये वाला प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लेवल है और एडवांस्ड है।
ठीक है, ये फर्क है इनमें। स्टेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो सॉर्म लेस स्टेबल है और टेस्टिंग के लिए ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंटल है, टेस्टिंग के लिए है। और फिर ये इसकी जो बेसिक एजेंट कोऑर्डिनेशन है, इसमें ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता एजेंट, बट बेसिक लेवल की जरूर हो सकता है। ये आपके समझे डेमोन्स्ट्रेशन है या लर्निंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है, प्रोटोटाइपिंग जैसा फर्स्ट कॉपी वगैरह बनाते हैं उसके लिए हो सकता है, ठीक है। इनोवेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो ओपन एआई एसडीके है, ये एडवांस है, स्टेबल है, मोर रिलायबल है, ठीक है। और ये जो है ना आपको रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। जो सॉर्म है वो सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए है, लेकिन रियल एप्लीकेशन में अब सॉर्म यूज नहीं होता, ओपन एआई एसडीके होता है, ठीक है, जो कि बड़ा ही एफिशिएंट है और डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद हम जब आते हैं रिपॉजिटरी में, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं एंथ्रोपिक डिजाइन पैटर्न, ओके। और फिर ये बता रहे हैं कि प्रॉम्प्ट चेनिंग, राउटिंग, पैरेललाइजेशन वगैरह, यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंथ्रोपिक के 5 डिजाइन पैटर्न्स। अब ये क्या चीज है? ओपन एआई एसडीके इन इन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके इन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। और वो 5 डिजाइन पैटर्न कौन से हैं? उसमें से जो पहला है प्रॉम्प्ट चेनिंग, जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें जो एक मेरा एमसीक्यू इसमें से आया था प्रॉम्प्ट चेनिंग पे, थ्योरी बेस्ड। अच्छा, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है? कि आपको फॉर एग्जांपल केक बनाना है, ठीक है। तो आप एक एआई एजेंट बनाते हो जिसे स्टेप्स में काम करना आता है। एक आपका एआई एजेंट है जो कि स्टेप्स में काम कर रहा है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर रहा है, तो वो एक काम हो गया। पहले एक काम हुआ, फिर दूसरे काम पे आया, उस इंग्रेडिएंट को मिक्स किया। अब वो काम खत्म हुआ, फिर तीसरे स्टेप पे आया कि जो है ना उसको बेक करना है। तो जब हम एक चेन क्रिएट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग। जैसे एक स्टेप करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टेप होगा, उसके बाद तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा कि भाई उसको डेकोरेट करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एजेंट अपना काम करता है और आगे अगले एजेंट को रिजल्ट देता है, ठीक है। एक चेन की तरह बन जाता है, मतलब एक कड़ी जुड़ेगी, फिर दूसरी कड़ी जुड़ेगी, फिर तीसरी, इस तरह चेन बनेगी। तो जब हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट चेनिंग टास्क को स्टेप्स में तोड़ता है, ये जैसे कि केक बनाना, इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करना, फिर उसको मिक्स करना, फिर बेक करना, फिर डेकोरेट करना। तो यहाँ 2 तरह के केसेस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है? कि सेम एजेंट हर स्टेप कर रहा हो, प्रॉम्प्ट चेनिंग में सेम एजेंट हर स्टेप कर रहा हो, यानी एक ही एजेंट पहले इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद मिक्स करता है, और फिर बेक करता है, ठीक है। और ये कर कौन रहा है? ये एक ही एजेंट है जो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। ये भी प्रॉम्प्ट चेनिंग होती है, मगर सब स्टेप एक ही एजेंट के अंदर अंदर लिखे होते हैं, यानी मल्टी स्टेप प्रॉम्प्ट। एजेंट एक है, काम वो अलग अलग कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो ये इसको क्या कहेंगे हम? मल्टी स्टेप प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब ये कोड की एग्जांपल है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि हमने फंक्शन डिफाइन किया है केक एजेंट, ठीक है। अब उसी एजेंट के अंदर हमने 3 स्टेप्स लगा दिए हैं, एक ही फंक्शन के अंदर। स्टेप 1 गेट इंग्रेडिएंट्स, स्टेप 2 मिक्स, स्टेप 1, ठीक है, यानी मिक्स करो सारे इंग्रेडिएंट्स। स्टेप 3 बेक, स्टेप 2 यानी जो आप बेक करो किसको? जो आपने स्टेप 2 आपने क्रिएट किया, स्टेप 2 में मिक्स किया, यानी मिक्स करने के बाद आपने बेक किया। अब रिटर्न कर दो डेकोरेट, स्टेप 3, ठीक है। और ये अंडर सिंगल एजेंट। अच्छा, अब ये हम कब यूज करते हैं? जब टास्क कोई छोटा हो और बहुत सिंपल हो, तब हम सिंगल एजेंट यूज करते हैं, ठीक है।
अब केस टू क्या है कि अलग अलग एजेंट्स हर स्टेप कर रहे हो। जैसे कि एक एजेंट है जो कि इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रहा है, अगला ये और वो कलेक्ट करके दे रहा है दूसरे एजेंट को। ठीक है, अब फर्स्ट एजेंट का काम खत्म, वो फ्री हो गया। अब सेकंड जो एजेंट है उसको जब सारी इंग्रेडिएंट्स मिले तो वो मिक्स करेगा और आगे जो है ना ट्रांसफर कर देगा एजेंट थ्री के पास। फिर एजेंट थ्री बेक करेगा और ट्रांसफर कर देगा एजेंट फोर के पास। फिर एजेंट फोर डेकोरेट करेगा और उसके बाद हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो यानी हमने हर स्टेप के लिए सेपरेट एजेंट बनाया है, लेकिन यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप ही काम होगा। पहला एजेंट अपना काम कंप्लीट करेगा, फिर सेकंड वाले का काम शुरू होगा, फिर जब उसका खत्म होगा सेकंड वाले का तो थर्ड वाले का शुरू होगा। इस तरह ये चेन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी एजेंट है ये वाले, ये सारे अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, और एक काम का रिजल्ट दूसरे को दिया जाता है। जैसे ओके, मतलब एक जो एजेंट काम करेगा उसका रिजल्ट दूसरे को दिया जाएगा, फिर वो जो रिजल्ट होगा वो दूसरे के लिए स्टार्ट होगा वहां से काम, फिर दूसरा जो रिजल्ट देगा वो तीसरे के लिए वहां से स्टार्ट होगा। इस तरह। अच्छा, अब हम ये कब यूज करते हैं सेपरेट एजेंट्स, जब कॉम्प्लेक्स या मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो। ठीक है, जब हमारे पास सिंपल काम होगा तब हम एक ही एजेंट से सारे काम करवा देंगे, लेकिन वो उस काम के लिए भी ट्रेन होना चाहिए, जब भी वो सारे काम परफॉर्म करेगा अंडर जो मल्टी स्टेप प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, और जब हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं तो हम हर छोटे छोटे काम के लिए सेपरेट एजेंट बनाते हैं। ठीक है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो मल्टी एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ, दोनों पॉसिबल है, सेम एजेंट या मल्टी एजेंट। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट है तो उसमें हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर पे आप केक बना रहे हैं तो जो इंग्रेडिएंट्स ला रहा है वही उसको मिक्स भी कर रहा है, वही फिर उसको बेक भी कर रहा है, उसके बाद उसको डेकोरेट भी कर रहा है। ठीक है, अब अगर यही प्रोसेस अगर हम एक फैक्ट्री में लेके चले जाएं तो जो इंग्रेडिएंट्स ला रहा है वो परचेज डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट होगा। ठीक है, जो उसको मिक्स कर रहा है, मेजर कर रहा है, वो सेपरेट होगा। ठीक है, जो उसको बेक कर रहा है और फिर उसके बाद जो डेकोरेट एंड पैकिंग कर रहा है वो सारे स्टाफ आपका बिल्कुल सेपरेट होगा, क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तब आप एक बंदे से सारे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसका कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब मल्टी एजेंट सिस्टम की बात करते हैं तो अलग अलग एजेंट्स का प्रॉम्प्ट चेनिंग से ज्यादा कॉमन और स्केलेबल होता है। सही है, जब हम मल्टी एजेंट्स करते हैं तो उसका प्रॉम्प्ट चेनिंग और ज्यादा कॉमन, और ये जो स्केलेबिलिटी, ये सारी टॉपिक्स हमारे पास आएंगी। स्केलेबिलिटी भी दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आगे डिटेल में कवर होंगे। अच्छा, तो पहला था हमारे पास प्रॉम्प्ट चेनिंग। ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, टास्क को स्टेप्स में तोड़ना। ठीक है, अब हमने इसके देख लिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। सेकंड, राउटिंग। राउटिंग क्या होता है, सही एजेंट को सही काम देना। जैसे कि आप टेलीकॉम कंपनी को कॉल करते हो और कहते हो कि भाई मेरा नेट तो काम नहीं कर रहा, तो आपने जिसको कॉल किया वो एक जनरल एजेंट है। ठीक है, अब जनरल एजेंट आपकी सवाल को सुनता है कि भाई मेरे जो कस्टमर है उसने बोला है कि मेरा नेट काम नहीं कर रहा। अब वो जनरल एजेंट एनालाइज करेगा कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो उससे आगे किसको कनेक्ट करनी है। जैसे आप जब आप कॉल करते हैं तो वो आपको कहता है ठीक है मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करता हूँ इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वो यही बात है, अब वो जनरल एजेंट इसको एनालाइज करेगा कि किस डिपार्टमेंट का काम है, वो आपकी कॉल उधर ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह ही जनरल एजेंट समझ जाता है और टेक्निकल एजेंट को हैंड ऑफ कर देता है, यानी उसको डेडिकेट कर देता है। अब जनरल एजेंट का काम खत्म। अब होगी टेक्निकल एजेंट और कस्टमर की बात। ठीक है, अब कहते हो मुझे बिल का मसला है, कि एक दूसरा कस्टमर आता है वो कहता है कि उसको बिल का मसला है, तो यही जनरल एजेंट क्या करेगा,
वो क्वेरी किधर फॉरवर्ड कर देगा? बिलिंग एजेंट को। ठीक है, ये इतना स्मार्ट होता है। हर काम उस एजेंट को दिया जाता है जो उसमें एक्सपर्ट है। यही बात है। ठीक है, अब ये बिलिंग का काम टेक्निकल को नहीं देगा, टेक्निकल का काम बिलिंग को नहीं देगा। जो जिसका काम है, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर वो बोलता है अच्छा आपको इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वो आपको आगे से गाइड कर देते हैं। यही चीज है। अब जो तीसरा है, पैरेललाइजेशन, यानी मल्टी एजेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले हमने पहला क्या देखा? प्रॉम्प्ट चेनिंग, जो कि इस टास्क को स्टेप्स में तोड़ रहा है। दूसरा हमने क्या देखा? राउटिंग। राउटिंग का कॉन्सेप्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 42 में, कि आप जब वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसको राउट्स करते हैं। ठीक है, तो वो हम इस वर्ड से फेमिलियर है। क्या यानी सही एजेंट को सही काम देना। तीसरा, मल्टीपल एजेंट्स जब एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई जो है यूट्यूब चैनल कर रहा है। ठीक है, अब ये मल्टी एजेंट्स है कि कोई एक एजेंट स्क्रिप्ट लिख रहा है, एक एजेंट जो है उसका जो थंबनेल बना रहा है, एक वीडियो एडिट कर रहा है, एक कैप्शन लिख रहा है। तो अब ये सारे एजेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एजेंट स्क्रिप्ट लिख लेगा तो सेकंड एजेंट उसको डिजाइन करेगा थंबनेल, और वो कर लेगा तो वीडियो एडिटर एजेंट अपना काम करेगा। नहीं, सारे एजेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन सेपरेट काम कर रहे हैं। तो ये है पैरेललाइजेशन, यानी मल्टी एजेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं, कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सब एजेंट्स एक वक्त में काम करते हैं, जिससे काम जल्दी और मुकम्मल हो जाता है। जैसे भाई एक बंदा शॉपिंग कर लेता है, एक बंदा सफाई कर लेता है, एक बंदा खाना पका लेता है, तो चलो सारे घर का काम हो गया इस तरह। अब चौथा है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर, यानी मैनेजर। मैनेज योर वर्कर्स। एक मिनट, मैनेज योर वर्कर में ये तो, अच्छा, इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे एक घर बनाना है, तो आप एक एआई सिस्टम बनाते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक मैनेजर होता है। कि जाहिर है आप कंस्ट्रक्शन साइट है और आप कंस्ट्रक्शन की घर बना रहे हो, तो कोई कोई ना कोई तो होगा ना जो मैनेज कर रहा होगा। तब मैनेजर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, तो और फिर बाकी एक मैनेजर होता है, बाकी सारे वर्कर्स हैं। ठीक है, एजेंट वन सीमेंट का काम कर रहा है, दूसरा पेंट का काम कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, तो ये मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से एजेंट को कौन सा काम कर देना है। यानी ह्यूमन ह्यूमन भी हो सकता है और ये एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये एजेंट होगा कि जो डिसाइड करेगा किसको हमने क्या काम देना है। राउटिंग में क्या किया था हमने कि जो एजेंट है वो एक्सपर्ट है, उसने एक्सपर्ट को दिया, उसको पता है कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट है, ये बिलिंग एक्सपर्ट है, वो उसे उसको आगे ट्रांसफर कर दिया, और जनरल एजेंट का काम खत्म हो गया। यहाँ पे इसका काम खत्म नहीं हुआ, ये मैनेज करेगा हर एक को। मैनेजर एजेंट काम डिवाइड करता है और वर्कर्स अपना अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। ये है इसका मकसद। फिर उसके बाद पांचवा है इवेल्युएटर ऑप्टिमाइजर। इसका मतलब ये क्या हुआ, अपना काम चेक करके इम्प्रूव करना। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि एक हमारे टीचर है, सही है, आप आपके कोई टीचर है जो कि आपको देखता है कि आपने सही जवाब दिए हैं कि नहीं, आपका टेस्ट लेता है। ठीक है, यानी आपको इवेल्युएट करता है। फिर उसके बाद आपको सजेस्ट करता है कि नहीं, आपकी किस एरिया में वीकनेस है, किधर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा एरिया है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। के तो वो आपको जेना से उसके मुताबिक सजेशन देता है। ठीक है, तो वो यही है कि अब ट्यूटर भी एजेंट है। ठीक है, उसने आप
को असेसमेंट दिया, आपसे टेस्ट किया, कुछ एवेल्युएशन किया, फिर वो देखता है कि स्टूडेंट ने सही जवाब दिया या नहीं दिया। ये भी एजेंट है, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजर एजेंट है, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि भाई मैथ्स के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करो, यानी एवेल्युएशन कर रहा है। पर जो ये जो एजेंट्स है एवेल्युएशन नहीं कर रहे, ठीक है, उनके जो टास्क है वो और है। हम उन उन एजेंट्स के साथ इसको भी मिला सकते हैं, वो तो फिर जब हम कोई प्रोजेक्ट इस तरह का आगे बनाते हैं तो। लेकिन ये एक सेपरेट है, होता है इवेल्युएशन के लिए एजेंट, हम अलग रखते हैं। अब इसकी एक फाइनल समरी हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि मैं एक लाइन में ले आती हूँ। फ्रॉम चेनिंग, राउटिंग, पैरेलाइजेशन, ऑर्केस्ट्रेटर, वर्कर और एवेल्युएटर। ठीक है, अब यही जो पर हमने एग्जांपल दी थी उसकी एक समरी बनी हुई है। प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है? जैसे हमने केक बनाया और काम को क्या छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। राउटिंग में क्या किया कि सही एजेंट को हमने काम दिया है। पैरेलाइजेशन में क्या हुआ, सब सब लोग एक वक्त में काम कर रहे हैं, ठीक है, सब काम एक वक्त में हो रहा है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर का क्या हुआ, मैनेजर एजेंट काम असाइन कर रहे हैं। हैंड ऑफ, अच्छा, एक मुझे इसमें क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि इसमें और ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर जिसमें मैनेजर एजेंट है, ये भी एजेंट है, ठीक है, जो कि दूसरे एजेंट्स को काम असाइन कर रहा है, इसमें और जो ऊपर हमने हैंड्स ऑफ पढ़ा था जिसमें भी तो काम असाइन नहीं कर हो रहा है, तो उसमें क्या फर्क है? ये आप लोग का, ठीक है, कि आप लोग इसका जवाब मुझे देंगे। और चेस में जो है वो उस काम को देख भी रहा होता है, उसको मैनेज करने के साथ साथ जो है ना उसको आगे तक लेके भी जा रहा होता है। जबकि जहाँ हैंड ऑफ की बात है वो सिर्फ काम बांट रहा है, वो काम ले नहीं रहा, मीन्स के वापस अपने पास पास नहीं ले रहा। और ये काम को सबको मैनेज भी कर रहा है और सबको एक साथ लेके भी चल रहा है। जी, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला जो फॉर्म है क्या कंप्लीट होता है, इसकी थ्योरी। इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें वर्ड्स इन्होंने यूज किए होते हैं तो बाज दफा एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीडिंग भी करेंगे तो ये बेनिफिट होगा। तो हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यूवी, अच्छा, यूवी प्रोजेक्ट सबको क्लियर है कि किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और इनिशियली हम एजेंट कैसे बनाते हैं? असल में यही चीज़ आज रिपीट भी करनी थी, और अभी जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुद के पास भी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो एक दफ़ा मजीद इसको थॉरली क्लियर करके बता देंगी तो ये कि यूवी एक दफ़ा इंस्टॉल कर देंगे, वन टाइम इंस्टॉलेशन होती है इसकी। और फिर बाकी ये जी कि जी, जिस तरह से प्रोजेक्ट चलेगा फिर हम उसको इंशाल्लाह लेके चलते हैं। चले, सही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि कल जो हमने बातें की थी तो वो कितनी याद है। तो यूवी के मामले में हमने देखा था कि ये एक पाइथन पैकेज मैनेजर है जो कि बहुत फास्ट है, कि और अब हम लोग यूवी से सारे इंस्टॉलेशन करते हैं, पिप वगैरह यूज नहीं करते हैं, सही है। तो यूवी इंस्टॉल करने के दो मेथड्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक हम कंसोल के जी, थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक हम इसके जो टॉस प्रॉम्प्ट होता है प्रॉम्प्ट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या कमांड चला सकते हैं उसके लिए? चले, सही। एक देखिए, यूवी इंस्टॉल करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये है कि हम टर्मिनल पे जाएंगे और सीएमडी हो या पावर शेल हो, कोई भी हो, हम उस पे कमांड चलाएंगे। एक मिनट में किधर गया, ये हमने सबसे पहले सीएमडी ओपन कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने, अच्छा, ये कोड
स्पेस डॉट हमने इसलिए लगाया है कि यानी हमने वो जो फोल्डर ओपन किया है उसके अंदर अपना वीएस कोड ओपन करना है, यानी उस फोल्डर के अंदर। ये आपका, अगर हम इसको ये इस मेरा फोल्डर के अंदर भी इंस्टॉलेशन करते हैं यूवी की, तो वो ओवरऑल हमारे सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो जाती है या सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही इंस्टॉलेशन होती है? यूवी जो इंस्टॉल करते हैं ना, वो हमारे एक बार इंस्टॉल करते हैं और वो पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ओपन की क्योंकि पावर शेल के लिए यहाँ से सेटिंग करनी पड़ती है। बाकी हम्म, ये मैंने शायद कल का प्रोजेक्ट बनाया था। हम इसके अंदर प्रोजेक्ट सैंपल, ठीक है, ये एक हमने फोल्डर बना दिया। यहाँ से हमने सीएमडी ओपन किया। क्योंकि सीएमडी ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ओपन होती है वो कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ से भी इसको चेंज किया जा सकता है, पावर शेल में लेके आया जा सकता है इधर। ठीक है। तो अच्छा, दो तरीके होते हैं हमारे पास यूवी इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि हम पिप यूज करते आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पिप इंस्टॉल यूवी और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास यूवी इंस्टॉल हो जाएगी। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें या पावर शेल यूज करें। ठीक है। अगर इसको चेक करना हो तो यूवी हाइफन हाइफन वर्जन, तो इसने हमें बता दिया कि हमारे पास ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। लेकिन ये और फिर दूसरा एक हमारे पास तरीका होता है कि हम पावर शेल ओपन करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है। ये वाली वेबसाइट का शायद सबको पता हो, इसका लिंक शेयर कर डॉट दीजिएगा बाद में डॉट ना, एस्ट्रल। ठीक मेरे है। साथ शेयर कर ये अगर दीजिएगा। आप, सही, अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूवी इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिंक आ जाएगा, यूवी इंस्टॉलेशन यूवी एस्ट्रल डॉक्स। ठीक है। इसमें ये वाला लोगो बना हुआ आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन। एक मिनट की मैं इसको जरा जूम कर दूं। अब जब हम इंस्टॉलेशन के लिए आ रहे हैं ना, इंस्टॉलिंग यूवी, तो इसमें दो, अगर आपका सिस्टम मैक है या लिनक्स है उसके लिए अलग है फ्रॉम, और अगर विंडोज है, क्योंकि हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये किधर आएंगे, टू डाउनलोड यू नीड पावर शेल। ठीक है, ये पावर शेल में होगा। अब आप इसको कॉपी कर देंगे यहाँ से और पावर शेल में आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर कर देंगे तो भी यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास कितनी बार यूवी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, चलिए ये कंप्लीट हो जाए। बस ये आखिरी दफा हो रहा है, उसके बाद हम लोग अपने सिस्टम में खुद से कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है। ये क्योंकि इनके यूवी के इंस्टॉलेशन के दो मेथड है, तो बार दफा जो है ना, जो शुरू में यूवी यूवी देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पावर शेल पे करें या कमांड प्रॉम्प्ट पे करें। वो फिर उसको मिक्स अप कर देते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनकी वो चीजें इंस्टॉल नहीं होती। यूवी हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, सेम है दोनों। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। तो हमारी ये इंस्टॉलेशन हो गई है यूवी की। अच्छा, अब हमने ये सीएमडी, अच्छा अब हमने क्या करना है, यूवी अब हमारे पास इंस्टॉल होगी है। अब हम
प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कैसे करेंगे इसमें? कोई आइडिया? अ, इसमें हम लिखेंगे यूवी इनिट और हमारे प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट का नेम? तो जी। अगर अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का नेम यही रहे, सैंपल, प्रोजेक्ट सैंपल, तो फिर ऐड करना पड़ेगा, यूवी ऐड। क्या यूवी ऐड करना पड़ेगा? जी। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नेम यही रहे, इसी के अंदर ही प्रोजेक्ट बन जाए। यूवी इनिट कर देंगे इसको, नाम नहीं देंगे इसको, कोई नाम नहीं देंगे, वो इसी नाम से आ जाएगा नाम पर। नहीं देंगे? नाम नहीं देंगे तो इसके पास नाम आ जाएगा खुद ही। ऑटो पे आना चाहिए क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसी नाम से वो उठाएगा। बिल्कुल सही। अगर हमने इसी फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? यूवी इनिट। इनिट क्या है? इनिट इनिशियलाइजेशन है। अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं, ये सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर भी मैं एक और कोई फोल्डर क्रिएट करूँ और उसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट बने, तब हम इसके आगे कोई एक नाम दे देंगे। जैसे मैंने सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर नूर दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंस्टॉलेशन को। सेशन ऑफ हो रहा है। जो गिवन लिंक है आप सबके पास, उसी पे क्लिक करके रिज्वाइन कर लीजिए सारे। चलें ठीक है, तो ऑफ कर दूं मैं? जी।